जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी की आज है दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने देखा था इकाई चल रही है कोशिका या बोले तो सेल के बारे में देखा था। सेल कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ये सभी अपन ने देख लिया था। और कोशिका के अंग भी देखे थे। कोशिका के अंग में अपन ने देख लिया था, क्या क्या देख लिया था। ये होती है कोशिका। कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, केंद्रक और राइबोसोम, लाइसोसोम। ये सभी क्या होते हैं? कोशिका के अंग होते हैं। और इसके अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसे अपन केंद्र का द्रव्य कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर अपन ने पढ़ा था जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। और इसी की बाहर पाई जाती है कोशिका झिल्ली, ये भी अपन ने देख लिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी अपन ने देख लिया था। आज अपन को इससे आगे पढ़ना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक मोटिवेशन देखना होगा। आज का मोटिवेशन है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। तो अगर आप में जीतने की जिद है तो आपको चाहे कैसी भी परिस्थिति हो तो आप जीत जाएंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले अपन को पढ़ना है अंतःप्राद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। अंतःप्राद्रव्य जालिका होती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट में कह देते हैं ER। यह कोशिका के अंदर से, क्या दोस्तों, यह कोशिका के अंदर से ये उनके जो अंग हैं उनको उनकी चिपकने से, सिकुड़ने से बचाती है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। जैसे अपन ने देखा है कि ये सभी क्या हैं? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग। तो इनको यानी कि चिपकने या सिकुड़ने से बचाने के लिए अंतःप्राद्रव्य जालिका होती है, वो इससे बचाती है, इसलिए इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। कंकाल क्या करता है कि इसे उनकी सहायता प्रदान करता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपन ने देखना है कि जो अंतःप्राद्रव्य जालिका होती है वो दो प्रकार की होती है। अंतःप्राद्रव्य जालिका होती है वो दो प्रकार की होती है। इसी के ऊपर ये पाया जाता है अंतःप्राद्रव्य जालिका। ये क्या है? अंतःप्राद्रव्य जालिका होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर तो क्या है दोस्तों, इधर होता है, जिधर ये छोटे छोटे हैं उधर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर ये बड़े बड़े होते हैं तो इनको बोलते हैं अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ बोले तो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं अपन खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है तो ये चिकनी किस वजह से होती है? तो ये चिकनी इसी वजह से होती है क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करती है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो चिकनी होती है क्योंकि यह जो अंतःप्राद्रव्य जालिका होती है चिकनी वाली, वो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का क्या करती है? यह तो वसा का निर्माण करती है। कौन करती है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। और जो रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है खुरदरी, अंतःप्राद्रव्य जालिका होती है, तो इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, ये राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या दोस्तों, राइबोसोम पाए जाते हैं। ये राइबोसोम क्या करते हैं, ये राइबोसोम यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होता है, और यह राइबोसोम क्या करता है, तो राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी राइबोसोम। एंडो कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो करता है, कौन सा करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, और वो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अंतःप्राद्रव्य जालिका होती है वो कोशिका के अंगों को सिकुड़ने से बचाती है, अतः इसे आंतरिक कंकाल कहते हैं, जो कि आंतरिक सहायता देता है। अंतःप्राद्रव्य जालिका होती है वो दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस वजह से होता है, क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करती है, इसलिए इसे जो चिकनी होती है, इसलिए यह चिकनी होती है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करता है, इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन पढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम होता है यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका, और देखिए अपन ने, तो कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है। ये रहा राइबोसोम, ये है राइबोसोम। तो कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग क्या है, तो कोशिका के अंदर का सबसे छोटा यानी कि अंग होता है वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, ये तो अपन ने देख ही लिया है, अतः इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कैसे कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। अपन ने पढ़ लिया है अंतःप्राद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह क्या करती है, कोशिका के अंदर यानी कि जितने भी अंग होते हैं उनको सिकुड़ने से बचाती है, अतः इसे आंतरिक सहायता देती है, इसलिए इसे आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी, अंतःप्राद्रव्य जालिका यह क्या करती है, चिकनी होती है तो ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करती है। जबकि जो रफ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका होती है, इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होती हैं, और वो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और यह जो राइबोसोम है, राइबोसोम होता है वो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला सबसे छोटा यानी कि अंग है। यह क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों, राइबोसोम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, राइबोसोम दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, और 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम यह सबसे हल्का होता है, यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिनको हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि जीवाणु, विषाणु, ये सभी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे कि कोरोना वायरस आया था तो उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे, तो वो क्या था, प्रोकैरियोटिक प्रकार का था। तो प्रोकैरियोटिक में क्या आता है, तो जिनको हम अपनी सूक्ष्म यानी कि अपनी आंखों से नहीं देख सकता है तो वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में आता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम होता है वो हल्का होता है, जबकि जो 80S राइबोसोम होता है, तो 80S राइबोसोम होता है यह क्या होता है दोस्तों, ये भारी होता है, यह भारी होता है तथा यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है।
यूकेरियोटिक का मतलब होता है कि जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए होता है। यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि मानव, जितने भी जंतु हैं उनको हम देख सकते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं तो उनको हम देख सकते हैं। तो इन सभी की जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? तो जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं वो होता है प्रोकैरियोटिक प्रकार का। जैसे वायरस, विषाणु, जीवाणु, ये सभी क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक प्रकार की होते हैं। इनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो हल्का होता है। जबकि जो 80S 80S राइबोसोम होता है भारी होता है और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको हम देख सकते हैं। तो जो भी अपन देख सकते हैं जिन कोशिकाओं को, तो वो यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में आता है। एस का मतलब होता है दोस्तों, एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है एस बराबर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो ये होता है एस का मतलब। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है नीचे बैठना, नीचे बैठना। अब अपन को इनको थ्योरी से देख लेते हैं। अपन ने पढ़ लिया है, ये होता है अंतःप्राद्रव्य जालिका। अंतःप्राद्रव्य जालिका ये दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ, एक रफ। तो स्मूथ अपन ने देख ली है। स्मूथ क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखिए जो दाने दाने से बने हैं, तो इनके ऊपर ये पाए जाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो कोशिका का सबसे छोटा अंग है, कोशिका का सबसे छोटा अंग है, ये होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करती है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका होती है, यह क्या करती है? इस पर राइबोसोम होता है। छोटे छोटे दाने अपन ने देख लिए हैं, वो क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अपन ने देखा है इधर कि ये छोटे छोटे दाने आपको दिख रहे होंगे, तो ये छोटे छोटे दाने होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों? वो होती है राइबोसोम। आपको ये छोटे छोटे से दाने दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे से, तो ये होते हैं, इनको जूम करके बताता हूँ। ये देखिए, ये छोटे छोटे दाने हैं, तो ये होते हैं राइबोसोम। क्या होते हैं दोस्तों? राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उपस्थित होते हैं। ये राइबोसोम होते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, इसलिए इसे जो राइबोसोम होता है कोशिका प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये है दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम अपने देख लिया है कि राइबोसोम होता है यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये राइबोसोम होता है, ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S प्रकार का, एक होता है 80S प्रकार का। 70S प्रकार का होता है वो हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब अपन ने समझा है कि जो जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि यानी कि वायरस हो जाए, चाहे वो जीवाणु चाहे विषाणु, ये सभी क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं। जबकि जो 80S राइबोसोम होता है भारी होता है तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं का मतलब होता है कि जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं कहते हैं। जैसे हम जितने भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, तो इनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब एच का मतलब होता है 80S और 70S अपने पढ़ा हुआ, तो एच का मतलब होता है यानी कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट।
सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो ये क्या होते हैं, ये होता है देखो दोस्तों, यहाँ से लिया ये अंतःपराग द्रव्य जालिका, अंतःपराग द्रव्य जालिका को लिया, और ये होगा क्या है जी, स्मूथ, स्मूथ नहीं है सॉरी, रफ, रफ है, ये बड़े बड़े हैं। क्या है दोस्तों, ये क्या है, बड़े बड़े हैं, तो ये क्या हो गया रफ। रफ क्या होता है, इनके ऊपर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आपको ये बात समझ में आ गया होगा, यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ होता है तो दोस्तों वो तो अपने देख लिया है कि जिन पर जो छोटे छोटे से होते हैं, ये देखिए दोस्तों इनकी जो साइज है वो छोटे छोटे हैं, और जिनकी क्या है दोस्तों साइज बड़ी बड़ी है। तो ये हो गया, ये हो गया स्मूथ, ये हो गया रफ। अब अपन को देखना है कि गोल्जी बॉडी, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो कोशिका के अंदर भी गोल्जी बॉडी पाया जाता है। क्या दोस्तों, गोल्जी बॉडी ये है, ये अपन ने देख लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया है, और अपन ने राइबोसोम देख लिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, तो ये भी देख लिया अपन ने। अपन को देखना है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या इसको बोलते हैं गोल्जी एप्रियंटस। गोल्जी बॉडी होती है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी क्या करती है, ये पदार्थों का यानी कि परिवहन करती है। ये कोशिका के अंदर पदार्थों को लाती है तथा कोशिका से बाहर भी पदार्थों को भेजती है। तो ये क्या करती है, परिवहन का काम करती है। तो जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करती है। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, तो गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया गया। तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी बॉडी क्या करती है, तो गोल्जी बॉडी पदार्थों का परिवहन करती है, पदार्थों का परिवहन करती है, पदार्थों को ये कोशिका से अंदर लाती है और कोशिका से बाहर भेजती है। कोशिका के अंदर लाती है, कोशिका के से बाहर भेजती है, ये पदार्थों का परिवहन करती है। अतः इस गोल्जी बॉडी को यातायात में सहायता करती है, अतः यह यातायात में सहायता करती है। तो यातायात में कौन सहायक है, तो यातायात में यानी कि गोल्जी बॉडी सहायक है। यातायात क्या, गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, तो गोल्जी बॉडी का काम होता है पदार्थों का परिवहन करना। क्या दोस्तों, पदार्थों का परिवहन करना। अब अपन देखते हैं इनको थ्योरी से। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या करती है, तो गोल्जी बॉडी या इसको बोल दी गोल्जी एप्रेंटस। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने दोस्तों, कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों को क्या करती है, यह पदार्थों का परिवहन करती है, अर्थात यातायात में सहायक होती है। तो जो गोल्जी बॉडी होती है, ये देखिए दोस्तों, ये पूरी क्या है दोस्तों, कोशिका। कोशिका के अंदर ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। अपन ने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रवाहित, ऑक्सीजन इसके अंदर जाता है तो क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है तो उससे एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज से हमको मिलती है यानी कि 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए इसे ऊर्जा मिलती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसलिए इसे अपन कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस कैसे कहते हैं, गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी अल्टमैन ने। किसने दोस्तों, अल्टमैन ने की थी। अब बात करते हैं, ये होती है गोल्जी बॉडी। क्या दोस्तों, ये होती है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करती है कि कोशिका के अंदर या कोशिका के अंदर ले जाने, पदार्थों को कोशिका से अंदर या बाहर भेजने के काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी करती है। गोल्जी बॉडी को इसलिए इसे यानी कि पदार्थों का परिवहन करती है, इसलिए इसे यातायात में सहायक होती है। अब अपन को पढ़ना है यानी कि लाइसोसोम। क्या दोस्तों, अपन ने पढ़ लिया है क्या क्या दोस्तों, अपन ने पढ़ लिया कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर अपन ने पढ़ लिया है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद राइबोसोम, राइबोसोम के बाद अपन ने क्या पढ़ लिया है, इसके बाद अपन ने पढ़ ली है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर पाई जाती है, कोशिका झिल्ली भी पढ़ ली है, अंतःपराग द्रव्य जालिका भी पढ़ ली है। अब अपन को पढ़ना है लाइसोसोम, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम।
तो अपन पहले पढ़ते हैं लाइसोसोम या पढ़ते हैं सेंट्रोसोम। तो इनकी लाइसोसोम क्या करता है, तो लाइसोसोम होता है ना, तो लाइसोसोम क्या करता है, तो लाइसोसोम होता है तो कोशिका के अंदर का पाचन का कार्य करता है। तो ये लाइसोसोम होता है ना, तो लाइसोसोम क्या करता है, तो जितने भी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका के अंदर पाचन का काम कौन करता है, तो पाचन का काम करता है लाइसोसोम। क्या दोस्तों, लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो पाचन करता है, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या दोस्तों, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, एंजाइम। तो जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम क्या करता है, जो कोशिका होती है कोशिका के अंदर पाचन का काम करती है और यह अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ये लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम करता है कि जैसे जब हम कभी किसी गेट वगैरह में यानी कि चिमट जाते हैं तो हमारी जो वहाँ पे क्या होता है, काला काला पड़ जाता है। जब हमें कभी लग जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, काला काला पड़ जाता है। तो ये तो आपने नोटिस किया होगा। तो ये क्या करता है, तो वहाँ पे जो लगी है या चिमटी है तो वहाँ पे क्या है दोस्तों, वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो मर जाती हैं। आपको ये तो पता होगा कि जो हमारा शरीर है वो पूरा कोशिकाओं से मिलकर बना है, चाहे कहीं भी ले लो एक कोशिका ही कोशिका है। तो वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो मर जाती हैं, लेकिन आपने ये गौर किया होगा वहाँ पे काला काला पड़ जाता है। तो ये क्या करता है, कुछ दिनों बाद क्या करता है, ये वहाँ से गायब हो जाता है। अब आपने सोचा होगा कि इसके अंदर क्या हो, ऐसा है कि यहाँ से जो गायब हो गया, आपने निकाला तो है नहीं। तो आपने ये सोचा होगा तो अच्छी बात है, नहीं सोचा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ये लाइसोसोम क्या करता है, ये लाइसोसोम होता है, ये क्या करता है, कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। पाचन का काम करता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, तो ये क्या करता है कि इनकी इस जल अपघटक एंजाइम को थोड़ा सा उस मरी हुई कोशिकाओं पर छिड़क देता है। क्या दोस्तों, ये जो जितनी भी जो कोशिका हैं वो मर जाती हैं, तो ये जल अपघटक एंजाइम क्या करता है, इनकी थोड़ा थोड़ा छिड़क देता है। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि एक कोशिका है, कोशिका के अंदर तो लाइसोसोम पाया जाता है, अगर कोशिका मर गई तो लाइसोसोम भी मर जाएगा। तो ये भी बात सही है दोस्तों। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरी पास वाली कोशिका क्या करती हैं, दूसरी पास वाली कोशिकाओं के जो लाइसोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा जो जल अपघटक एंजाइम होता है वो मरी हुई कोशिका पर छिड़क देता है, जिससे कि 5-6 दिन बाद ये क्या हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये क्या करेगी, लाइसोसोम में जो मरी हुई कोशिका है उनको क्या कर गई, खा गई या इसको बोल देते हैं अपन पाचन का काम कर देती है। तो लाइसोसोम होता है वो पाचन का काम करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। यदि कोई कोशिका का जो अंग है वो काम नहीं करता है या वो नष्ट हो जाता है तो उसे कौन नष्ट कर देता है, इनकी लाइसोसोम कर देता है। लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, जो नष्ट कर देता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ये जो इसकी खोज की थी डी डुवे, किसने दोस्तों, डी डुवे। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने। और ये क्या करता है, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी क्या होता है, तो दोस्तों आरबीसी होता है हमारा ब्लड होता है, उसमें डब्ल्यूबीसी तथा आरबीसी पाए जाते हैं। आरबीसी होता है, आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स होता है वो क्या करता है कि जो कोशिका आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो जब हमारा जो खून होता है, रक्त होता है, तो वो जब वो मर जाता है, खराब हो जाता है, तो वो क्या होता है, मरने के बाद वो पीलिया या तिल्ली या स्प्लीन 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 इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पीलिया या तिल्ली में पाया जाता है। तो ये क्या होता है, मरने के बाद कहाँ पे चला जाता है हमारा खून, वो हमारा स्प्लीन तिल्ली पीलिया में चला जाता है, जिस कारण ये पीलिया होती है उसको अपन आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो आपने ये पढ़ा हुआ, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कैसे कहते हैं, तो आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया को कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम में पाचन का काम करता है, इसके अंदर जल अपघटक नहीं पाया जाता है। तो जब भी आरबीसी खराब हो जाता है तो वो मरने के बाद कहाँ पे चला जाता है, तो आरबीसी मरने के बाद पीलिया में इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण एस्प्लीन को अपन क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं।
तो इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। तो ये क्या करता है, इसीलिए इसको यानी कि जल अपघटक एंजाइम पाए जाने के कारण इसलिए आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। मान के चलिए ये अपनी कोशिका है, ये अपनी कोशिका है दोस्तों। तो कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों, ये सभी क्या अंग है, ये सभी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग है। ये सभी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग हैं। जब एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग सही से काम नहीं करते हैं तो लाइसोसोम क्या करता है, तो लाइसोसोम इनको क्या करता है, डिसिप्लिन में लाने का कार्य करता है। जैसे अगर ये गोल्गी बॉडी है और राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अपना अपना काम करना बंद कर देते हैं तो ये लाइसोसोम क्या करता है, इन सभी को इनकी नष्ट कर देता है। अपन को ये क्या करता है, फट जाता है तो ये सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस लाइसोसोम को क्या कहते हैं, इसलिए इस लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली या एटम बम, क्योंकि यह फट जाती है तो इन सभी कोशिकाओं को कोशिका के अंदर पाए जाने अंगों को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोई अगर कोशिका के अंदर का कोई अंग खराब काम नहीं करता है, खराब हो जाता है तो उस अंग को नष्ट कर देता है कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम इसकी खोज की थी डुडुवे ने, किसने, डी डुवे ने। यह इसकी ये जल अपघटक एंजाइम के कारण ये क्या करता है, ब्लास्ट कर जाता है, ये पाचन का काम करता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम भी कहते हैं। आरबीसी के अंदर हमारे जो रक्त होता है, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए जो आरबीसी होता है वो मरने के बाद कहाँ पे चला जाता है, मरने के बाद स्प्लीन, तिल्ली या पीलिया में इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र या कब्रिस्तान कहते हैं। अब अपन को पढ़ना है दोस्तों सेंट्रोसोम। क्या दोस्तों, सेंट्रोसोम। अपन पहले इनको देख लेते हैं, इनको थ्योरी से देख लेते हैं। सेंट्रोसोम ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम को अपन को थ्योरी से देखना है। तो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम यह कोशिका के अंदर है, पाचन का काम करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर यदि कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, बोले तो फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसकी खोज किसने की थी, डी डुवे ने की थी। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन, पिलिया, तिल्ली में पाया जाता है, जिस कारण एस्प्लीन को आरबीसी का कब्र या कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। ये आपको समझ में आ गया हो, लाइसोसोम। अब अपन को पढ़ना सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में बोलते हैं अपन तारक काय। क्या दोस्तों, तारक काय। लाइसोसोम होता है, इसी के अंदर क्या होता है दोस्तों, सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम होता है वो क्या करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है। जो सेंट्रोसोम होता है वो मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्र का कोशिका में विभाजन नहीं होता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो दोस्तों आपने पहली क्लास अगर देखी हो तो उसमें हमने 2 नोट लगवाए थे कि हमारी जो तंत्र का कोशिका होती है वो उसमें किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिस कारण सिर में चोट लगने से मनुष्य की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन या सबसे जल्दी कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, लीवर, यकृत, जिगर या गुर्दा, कुछ भी कह दो, तो लीवर में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है। सेंट्रोसोम की खोज की थी बोबेरी ने। तो कोशिका विभाजन कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण जो सेंट्रोसोम होता है वो कोशिका मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है।
कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है तो वहाँ पे शरीर में चोट लगने से व्यक्ति की जल्दी मृत्यु हो जाती है। जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम केवल जंतुओं में पाया जाता है। बोले तो जितने भी जो जंतु होते हैं उनमें पाया जाता है, लेकिन पादपों में कोशिका विभाजन होता है, लेकिन सेंट्रोसोम की वजह से नहीं होता है। ये होता है सेल प्लेट के द्वारा। तो सेंट्रोसोम होता है वो केवल जंतुओं में पाया जाता है, पादपों में नहीं पाया जाता है। पादप बोले तो पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में इनकी जो कोशिका विभाजन होता है, लेकिन सेंट्रोसोम की वजह से नहीं होता है। सेंट्रोसोम की वजह से क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो सेंट्रोसोम होता है वो केवल जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन पादपों में कोशिका विभाजन किस कारण होता है? तो पादपों में, पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेल प्लेट के द्वारा कोशिका विभाजन किस में होता है? पेड़ पौधों में होता है या पादपों में होता है। सेंट्रोसोम है तो सेंट्रोसोम की खोज की थी किसने दोस्तों? तो सेंट्रोसोम की खोज की थी बोवेरी ने। जब कोशिका विभाजन जरूरत से ज्यादा हो जाता है दोस्तों, जब जो कोशिका विभाजन है सेंट्रोसोम जब कोशिका विभाजन ज़्यादा कर देता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो वहाँ पे कैंसर हो जाता है। कोशिका विभाजन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो कैंसर हो जाता है। सबसे जल्दी कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा जल्दी कोशिका विभाजन छिपकली की पूँछ, चूहा की पूँछ, गैंडा की त्वचा विभाजन तेजी से होता है। इनमें कोशिका विभाजन क्या हो जाता है? तेजी से हो जाता है। तो छिपकली की पूँछ जब कट जाती है तो उसकी कुछ दिनों में ही निकल जाती है। उसी तरीके से चूहे की पूँछ होती है वो भी जल्दी निकल जाती है कटने के बाद। तो उसी तरीके से गैंडा की त्वचा भी होती है, गैंडा की त्वचा वो भी जल्दी ही सही हो जाती है। इन सभी में क्या होता है? सेंट्रोसोम इनकी पाया जाता है और उनमें कोशिका विभाजन जल्दी से कर देता है। तो अपन को क्या देखना है दोस्तों? सेंट्रोसोम देखना है। ये है सेंट्रोसोम दोस्तों, ये रहा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को इसको बाहर निकाल लिया है। क्या दोस्तों? इसको बाहर निकाल लिया है। ये हमारी कोशिका के अंदर ये रहा सेंट्रोसोम। कौन सा दोस्तों? ये रहा सेंट्रोसोम। इन सेंट्रोसोम को क्या किया? इन सेंट्रोसोम को बाहर निकाल लिया। तो बाहर निकालने के बाद ये कैसा दिखता है दोस्तों? इस तरीके से दिखता है। ये क्या है दोस्तों? ये है टू सेंट्रोसोम। ये क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। ये कोई सेंट्रोसोम का इमेज है। सेंट्रोसोम को अपन हिंदी में बोलते हैं तारककाय। तारककाय क्या करता है? तो जंतुओं में कोशिका विभाजन का कार्य सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका के जो पाई जाती है वो ब्रेन में पाई जाती है। जो सेंट्रोसोम होता है वो केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन किस कारण होता है? सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। जबकि पादप होते हैं, पादप में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? तो सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो सेंट्रोसोम की खोज की थी बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन छिपकली की पूँछ, चूहा की पूँछ, गैंडे की त्वचा, ये सभी क्या होता है? गैंडा की त्वचा में विभाजन तेजी से हो जाता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोशिका सेंट्रोसोम अगर पगला जाए और इसने अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोशिका विभाजन कर दिया तो उसमें व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। क्या दोस्तों? कैंसर हो जाता है। तो दोस्तों इसके अगले अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।